हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर वेज टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आज हम करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम। ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम क्या है? देखिए, जैसे हमारे पास कुछ हाई कोर्ट्स हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है ना। तो क्या होता है, वैसे ही ना, जब बैंक के आपस में, ठीक है, या फिर बैंक के साथ कस्टमर में, मेनली तो जब बात करते हैं बैंक और कस्टमर के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो उसका जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए, उस केस को सोल्व करने के लिए उसे भेजा जाता है कहाँ पर? बैंकिंग ओम्बुड्समैन में। अब ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन लाइक अ कोर्ट है, ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है। जैसे हाई कोर्ट प्रॉपर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर कोर्ट है, मगर अगर हम बैंकिंग ओम्बुड्समैन की बात करें तो ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ, कोर्ट वाले वो सारे काम करेगा जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली बात होगी क्या, अपनी जो केसेस होंगे किसके अंडर, जो बैंक वाले हैं वो ढंग से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, इलॉजिकल रीजंस दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो उन के ऊपर अगर वो केस कर देता है कस्टमर, तो वो सारा का सारा केस कहाँ जाएगा? बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के अंडर बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाएगा, ठीक है, जो हिंदी में अपन जिसे कहते हैं लोकपाल। क्लियर? चलिए, तो इससे पहले एक बार देखें तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन को मैंने कहा कि ये कोर्ट की तरह है। तो कोर्ट की तरह जो अगर होगा और वो कोर्ट के सारे काम कर रहा है, तो हम उसे एक वर्ड बोलते हैं क्वाशी कोर्ट। जैसे आपको वो याद है, हमने जब किया था कि 3 बैंक्स बनाए गए और 3 बैंक्स को हमने मर्ज किया, फिर उसको 1921 में हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये इसको हम क्या कहते थे? क्वाशी सेंट्रल बैंक कहते थे। उस टाइम तक आरबीआई तो आया नहीं था, तो क्वाशी सेंट्रल बैंक कहते थे। भाई ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा, लेकिन हाँ, एग्जैक्ट सेंट्रल बैंक वो नहीं होगा। उसी तरह क्या है कि ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम जो है, जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन होगा वो एक कोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट कोर्ट नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाशी कोर्ट कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम एक्चुअल में है क्या ना, इसके बारे में अगर समझ लें। मान लो आप गए एक बैंक में गए, ठीक है, ये बैंक था। अच्छा, बैंक का काम वही पैसा लेना, पैसा देना, इन्वेस्टमेंट करनी, वही सब चीज़ें हैं ना। तो हुआ क्या, आप गए कहते जी हमारा खुलवा दो अकाउंट। वो बैंक वाला कहता जी आज आपने ना जो ये टोपी पहनी हुई है, जो टोपी पहनी हुई है रेड कलर की, कैसी? रेड कलर की कैप पहनी हुई है, ठीक है। वो कहते हैं ये रेड कलर की हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद है ग्रीन कलर की कैप। कहते आप आना कल, आपको लगेगा बुरा, आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इन्होंने मतलब इलॉजिकल रीजन दिए। ये आप गए अकाउंट खुलवाने, इन्होंने कहा कि आपने अपना 10th की डीएमसी, ठीक है, 12th की डीएमसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, फलाने फलाने, मतलब आपको 20-30 ऐसे बता दिए। और आपने कहा जी हमने पढ़ा हुआ है और हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ मेनली हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और 10th की डीएमसी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं, एक फ़ोटो हो गई, ठीक है, आप वो फोटो लेके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं इजीली। नहीं कहते ना हमारा मन नहीं, हम तो ये सब कुछ रखेंगे, तो आप तब भी इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई इलॉजिकल रीज़न देके आपकी बात को रिजेक्ट किया जाए या आपको सीरियसली ना लिया जाए बैंक के द्वारा, तो आप उस बैंक की कंप्लेंट जाकर बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डायरेक्ट बैंकिंग ओम्बुड्समैन में नहीं जाना है। जिस बैंक में कंप्लेंट, जिस बैंक के साथ आपका इश्यू हुआ है, उस बैंक के उस ब्रांच के मैनेजर को क्या करोगे आप? पहले कंप्लेंट करोगे। अगर वो मैनेजर एक मंथ में आपको कोई भी रिजल्ट, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, या फिर आपको आंसर तो दिया, आप उसके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर उसने आपकी कंप्लेंट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो आप जा कह सकते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के अकॉर्डिंग बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अब देखते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में चीज़ें है क्या। शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के हमने साथ साथ जवाब देना और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, व्हाट इज ए बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम? द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम इज ए एक्सपीडियस एंड इनएक्सपेंसिव फोरम का मीन्स क्या होता है? जब आपको कोई स्टेज दिया जाता है, तो लाइक ये कोर्ट हो गया, ठीक है, जहाँ पे, या फिर इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं,
ठीक है। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया है जो क्या है, जैसा कैसा है वो इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, फॉर बैंक कस्टमर्स। किसके लिए? बैंक के कस्टमर्स के लिए, फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक्स। जो बैंक्स अपनी सर्विसेज को रेंडर्ड कर रहे हैं, देखिए गुड्स को क्या करी जाती है, गुड्स को मतलब बेचा जाता है, सेल परचेज करी जाती है, और जो अपनी सर्विसेज होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें करा जाता है रेंडर, ठीक है, इन्हें किया जाता है सेल या फिर परचेज। ओके, तो क्या होता है, सर्टेन सर्विसेज, जो भी बैंक्स जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और कस्टमर ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट करी है, तो वो केस वहां पर लड़ा जाएगा। उस कस्टमर को एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम लोग देंगे। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 35A। सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 35A। तो ये आपको याद करके रखना होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो सेक्शन क्या है? 35A है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम 1995, ठीक है। तो क्या कहता है, प्रेजेंटली द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, 2006 है, उसको अमेंड किया गया क्या, 2017 को, इज इन ऑपरेशंस। अच्छा, एक चीज प्रॉब्लम ये है कि देखो ये 1949 लिखा गया, फिर लिखा गया इफेक्ट 1995, फिर स्कीम तो है 2006। तो ये प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लिखना क्या है, मतलब अगर कहें कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है कौन सी, 2006 है, 1995 है, 1949 है, या फिर 2017 है, तो देखो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है वो है तो 2006 की, ठीक है। अब हुआ क्या, शुरुआत यहां से हुई थी, यहां से इन्होंने बोलना शुरू किया कि ऐसा कुछ करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा तैयार किया, फिर जाके 2006 में ये अच्छे तरीके से बन पाई, और अभी इसकी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट करी गई थी वो करी गई थी 2017 में, ठीक है। तो अगर आपको कभी मैच दी फॉलोइंग में कोई क्वेश्चन आ जाता है या स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम का ईयर क्या है, तो वो कौन सा होगा, 2006 होगा। ओके, चलिए, हु इज ए बैंक ओम्बड्समैन, कौन है, कौन ये बंदा है ना। तो द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज ए सीनियर ऑफिशियल, क्या है, कौन होगा, सीनियर ऑफिशियल होगा, कौन, जो कि अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई के द्वारा जो भी सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन के कहे जाएंगे। किस चीज के लिए किया जाएगा, टू रिड्रेस करने के लिए कस्टमर की कंप्लेंट को अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज। जो भी कस्टमर ने बैंकिंग सर्विसेज को लेने के वक्त कोई डेफिशिएंसी अपने को उसने फेस करी है, उसके अगेंस्ट में उसने जो केस किया है उसके रिगार्डिंग उसे रिड्रेसल प्रोवाइड कराया जाएगा। उसको किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा, ठीक है। तो अंडर द ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट स्पेसिफाइड अंडर क्लोज 8 ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 एज अमेंडेड 1 जुलाई 2017, ठीक है। अच्छा, ये जो अमेंड किया गया था ना, अब बार बार ये दोनों में आया कि इसे अमेंडमेंट किया गया 2017 में, तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें ना यहाँ पे क्या था कि इसमें ना सभी के सभी कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक्स में क्या, लाइक आपका देखो कॉमर्शियल बैंक्स तो आई गए, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स के साथ में कोई आरआरबीज हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें आते हैं। लेकिन पहले ना इसमें एनबीएफसीज नहीं आते थे, ठीक है। तो अभी 2017 में जो अमेंडमेंट किया गया, वो 2017 में अमेंडमेंट करके यही किया गया कि एनबीएफसी के जो भी कंप्लेंट्स हो रही हैं वो सारी की सारी बैंकिंग ओम्बड्समैन में आके ही लड़ी जाएंगी। तो एनबीएफसी भी जो है वो आ गया है किसके अंडर, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के। क्लियर हुआ। तो दोनों बात में अगर हम दोनों चीज़ों में देखें तो अपने पास चीज़ें क्या है अभी तक जो पढ़ा उसमें, एक तो हमने देखा कि सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 35A है ना, सेक्शन नंबर 35A है। इसमें 2006 की ये स्कीम है। यहाँ पे अगर हम देखें कि होगा कौन, तो यहाँ पे एक सीनियर ऑफिशियल होगा। कौन होगा, सीनियर ऑफिशियल होगा जो अपॉइंट किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसमें पहले सभी कॉमर्शियल बैंक्स हो गए वो आते थे, आरआरबीज हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये सब आते थे, लेकिन एनबीएफसी नहीं आता था। तो इसमें जुलाई 1 2017 को अमेंडमेंट कर एनबीएफसी को भी इसके अंडर ले लिया गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं।
हाउ मैनी बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड एंड वेयर दे आर लोकेटेड, तो कितने हैं अपने पास, अपने इंडिया में कितने सारे जो बैंकिंग ओम्बड्समैन हैं वो कितने हैं। तो हम अगर बात करें तो 20 हैं। कितने हैं? 20। एज ऑन डेट 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड विद देयर ऑफिसेज लोकेटेड टू मोस्टली इन स्टेट कैपिटल्स। ठीक है, तो मेनली कहां पर हैं ये? सभी के सभी स्टेट कैपिटल्स में हैं। ठीक है, द एड्रेसेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिसेज हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर एनेक्चर 1 ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो हमें ये कुछ नहीं याद करना किस में है क्या नहीं, हाँ बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रख लेना कि हाँ भाई एनेक्चर 1 में भी कुछ इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे पास कितने हैं? 20 ऑफिसेज हमारे पास अवेलेबल हैं फिलहाल प्रेजेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच आर द बैंक्स कवर्ड अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। अभी हमने देखा कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे आएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स आएंगे, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। अच्छा, शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से? जो सेकंड शेड्यूल ऑफ एक्ट में लिखा गया है, ठीक है, वो आएंगे। और नॉन शेड्यूल नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स है वो आएंगे, और प्लस में अब कौन सा भी आएगा? NBFCs भी इसके अंडर कवर होंगे। कब से? जुलाई 2017 से। तो जुलाई 2017 से इन्होंने एक अमेंडमेंट करके NBFCs को भी इसके अंडर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन वन फाइल ए कंप्लेंट। तो यहां पे इसका आंसर क्या आता है? 1 मंथ। कितना आता है? 1 मंथ। तो कैसे होता है? वन कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन। कैसे? बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन इफ बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाने से पहले क्या होगा, आपको ना पहले बैंक वाले को ही मतलब कंप्लेंट करनी पड़ेगी। बैंक वाले का मतलब क्या है? एक बैंक ने मान लो कोई PNB है, मान लो आपने PNB से सर्विस लेनी चाहिए, और PNB के जो वो थे बैंक वाले थे, उन्होंने क्या कहा कि हाँ जी आप ना आज अच्छे नहीं लग रहे, आप जाओ प्लीज़, कल आप अच्छे कपड़े पहन के आना, हम तब आपका खाता खोलेंगे। उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी। अब क्या होगा, इस बात को आपको ऐसा नहीं डायरेक्ट आप जाके बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करेंगे, नहीं, आपको पहले PNB के उस ब्रांच के मैनेजर के पास जाके कंप्लेंट करनी होगी। उसके बाद अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? बैंक क्या कहता है? बिफोर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इफ अगर रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है 1 मंथ के अंदर अंदर तो आप आगे जा सकते हैं। आफ्टर द बैंक कंसर्न्ड हैव रिसीव्ड वंस कंप्लेंट और द बैंक रिजेक्ट द कंप्लेंट। अगर बैंक बिना सोचे समझे, बिना लॉजिकल रीजन दिए आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देती है तो भी आप कर सकते हैं। और इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई गिवन बाय द बैंक। आपने कंप्लेंट करी, उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन आप उनके जवाब से, आप उनके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हैं, उसके बाद क्या होगा, आप आगे जाके अपनी फाइल, अपनी जो कंप्लेंट है उसको फाइल कर सकते हैं। कहां पर? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में। ठीक है, तो हमें कम से कम 1 मंथ का तो टाइम देना होगा उन्हें, उन मैनेजर को भी, जो भी ब्रांच का मैनेजर है उसको। ठीक है, उसके बाद जाके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन कैन वन फाइल कैन ए कंप्लेंट, तो आप कह सकते हैं 1 मंथ में जो है एक पर्सन वो कंप्लेंट करने लायक हो जाएगा। क्योंकि 1 मंथ में वो ऑब्वियस चीज़ है, जैसे ही कंप्लेंट करेगा तो उसको 1 मंथ का तो वेट करना पड़ेगा कि हाँ भी रिप्लाई आएगा। जैसे ही अगर रिप्लाई नहीं आता या आता है या सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो आगे जाके फिर 1 मंथ में अपना कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो क्या होगा, एक प्रोसीजर होता है देखो हर चीज का। तो क्या होगा, वन कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन सिंपली बाय राइटिंग ऑन ए प्लेन पेपर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है। आप जस्ट एक प्लेन पेपर, प्लेन वाइट पेज पर आप कंप्लेंट लिख कर और आप भेज सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वन कैन ऑल्सो फाइल इट ऑनलाइन और बाय सेंडिंग एन ईमेल टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो आप ईमेल के थ्रू या फिर ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाके या फिर वाइट प्लेन पेपर पे आप लिख कर और इनको जो है वो सेंड कर सकते हैं डाक के थ्रू। ठीक है, देर इज ए फॉर्म अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ द स्कीम इन आवर साइट। तो इनके पास एक क्या है, फॉर्म है किसके, इनकी साइट पे। वैसे कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप साइट पे जाएंगे तो ऑब्वियस चीज़ें आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज दिस फॉर्मेट। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस फॉर्मेट को, जो वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट को यूज करो। आप जस्ट वाइट प्लेन पेपर पे लिख के उसको अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए,
फिर वेयर कैन वन लॉज हिज और हर कंप्लेंट, तो कहाँ पे इसके कर सकते हैं, वन में लॉज हिज और हर कंप्लेंट एट द ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन अंडर दोज जुरिडिक्शन द बैंक ब्रांचेस कंप्लेंट अगेंस्ट इट्स इज सिचुएटेड। तो जहाँ पे बैंक जो है वो सिचुएटेड है वहीं के बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप जाके कर सकते हैं। जो मतलब एक एरिया है लाइक हरियाणा के ये कुछ दो स्टेट्स लगा लीजिए, तो दो स्टेट्स में क्या है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इस जगह के जो बैंक था उसने आपके साथ कुछ तू मैं कर ली, उसमें उस पर आपने कंप्लेंट करना है, तो आप इस पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, आप इस पे जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको एक रीज़न दिया होता है कि इस रीज़न के जो बैंक्स है वो हम संभालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 20 ऑफिसेज बनाए गए हैं जो पूरे इंडिया को अपने को कवर करता है। ठीक है, द बैंक ब्रांच कंप्लेंट अगेंस्ट इट सिचुएटेड फॉर कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सर्विसेज विद सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस, कंप्लेंट्स में बी फाइल्ड बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन हुज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन द बिलिंग एड्रेस ऑफ द कस्टमर इज लोकेटेड। तो क्या होगा, जब अगर आप ऐसा नहीं पता है तो जो भी बिलिंग एड्रेस है कस्टमर का वहाँ पे वो उसके अंडर जाके वो कंप्लेंट कर सकता है, मतलब जिस रीजन में उसका एड्रेस आता है कस्टमर का उस रीजन के बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाके कंप्लेंट कर सकता है। ओके, कैन ए कंप्लेंट बी फाइल्ड बाय वन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए आपके साथ कुछ हुआ, ठीक है, आप लेकिन बेचारे डर रहे थे, तो आपके बिहाफ पे क्या कोई कंप्लेंट कर सकता है? यस, कर सकता है, लेकिन कोई एडवोकेट, कोई वकील नहीं होना चाहिए। वकील के अलावा कोई भी पर्सन आपका ऑथराइज जो है रिप्रेजेंटेटिव वो कंप्लेंट आपके बिहाफ पे कर सकता है। तो क्या कहता है, यस द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय वंस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अदर देन एन एडवोकेट। तो एडवोकेट के अलावा कोई भी पर्सन जो आपका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके बिहाफ पे कंप्लेंट जाकर कर सकता है। फिर है, इज देयर एनी कोस्ट, क्या कोई कोस्ट है इन्वॉल्व इन फाइलिंग कंप्लेंट? नहीं, फाइल करने के लिए, आप कंप्लेंट फाइल करने के लिए कोई भी कोस्ट नहीं है। नो, द बैंकिंग ओम्बड्समैन डज नॉट चार्ज एनी फी और फाइलिंग द रिजॉल्विंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, इसकी एक प्रॉपर वेबसाइट है, ठीक है, तो उस वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हैं। अगर कोई और वेबसाइट दिख रही है और उस पे आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो चार्ज ले रहे हैं, तो ये समझ जाइएगा कि वो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम की जो वेबसाइट है वो नकली है, वो फेक है, क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन फाइल करने के लिए, कंप्लेंट को फाइल करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेती है। ठीक है, इज देयर एनी लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एज स्पेसिफाइड? यस, लिमिट है। क्या लिमिट है कि एक तो है 20 लाख रुपए, कितना है, 20 लाख, और जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी आपका लॉस हुआ है, इसमें से, इन दोनों में से जो भी क्या होगा, लेस होगा, उसको मतलब उतना अमाउंट जो है वो कंपनसेट करेगा। ठीक है, द अमाउंट इफ एनी टू बी पेड बाय द बैंक टू कंप्लेनेंट बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट, जितना भी लॉस सफर किया है कंप्लेनेंट ने, इज लिमिटेड टू द अमाउंट अराइजिंग डायरेक्टली आउट ऑफ द एक्ट ऑफ और ओमिशन ऑफ द बैंक। कितना? 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख या फिर जितना लॉस इसने सफर किया है कस्टमर ने, उन दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, कम होगा, उतना अमाउंट कंपनसेट करने के लिए कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, कैन कंपनसेशन बी क्लेम्ड फॉर मेंटल एगोनी एंड हैरेसमेंट? यस, अगर आपकी हैरेसमेंट होती है, आपको मेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा दुविधा होती है, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग से जो है वो 1 लाख रुपए तक जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में अवार्ड क्या देगा, अवार्ड देगा, कैसा अवार्ड देगा, कंपनसेशन का, कितने से, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं देगा। ऐसा ना होगा कि भाई हाँ भाई आपने कंप्लेंट कर दी, आपका लॉस हुआ जी 50,000 का है, ठीक है, आप कह रहे हो मेंटल एगोनी हुई है, तो वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख दे सकते हैं। आपका लॉस हुआ 30 लाख का, लेकिन उसने कहा कि 20 लाख तो मिनिमम होना चाहिए, मतलब 20 लाख या फिर जो लॉस कवर किया उन दोनों में से जो कम हो, तो 20 लाख कम है तो आपको 20 लाख मिलेगा, प्लस में अगर मेंटल एगोनी हुई है या कोई हैरेसमेंट हुई है तो आपको 1 लाख और मिलेगा, टोटल 21 लाख मिलेंगे आपको। 9 लाख का यहाँ पे फिर भी लॉस रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, उन्होंने एक लिमिट सेट करी है कि हाँ जी हम ऐसे इतना इतना आपको प्रोवाइड करेंगे, इससे फालतू नहीं करा सकते। ठीक है, The banking ombudsman will take into account the loss of the complainant time, expenses incurred by the complainant, harassment and mental
अंगिश सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट वाइल पासिंग सच अवार्ड। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसको चीज प्रोवाइड कराई जाती है। फिर बात करते हैं आगे 12th की, कैन द बैंकिंग ओम्बड्समैन रिजेक्ट ए कंप्लेंट एट एनी स्टेज? क्या कर सकते हैं? जी हाँ, किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? मान लो अभी हमने देखा कि जो कंप्लेनेंट था, जो कस्टमर था, उसने क्या किया, उसने बैंक की जो इमेज है उसको खराब करने के लिए कर दिया। ठीक है, या फिर उसने धक्के से वो 20 लाख रुपए जो है वो कमाने चाहे। ठीक है, अपनी इंटेंशंस उसकी गलत हैं किसी भी बैंक के रिगार्डिंग, तो वो क्या है वहां पे कर सकता है। आपने डायरेक्ट मैनेजर को ना करके कंप्लेंट आपने डायरेक्ट कहां पे कर दिया? बैंकिंग ओम्बड्समैन में किया, तब भी कर सकते हैं। तो कहता है यस, हम लोग ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो कर सकते हैं। द बैंकिंग ओम्बड्समैन में रिजेक्ट ए कंप्लेंट, आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, इफ इट अपीयर्स टू हिम दैट ए कंप्लेंट जो है वो मेड टू हिम इज कैसा हुआ है? नोट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट रेफर टू अबव। जो भी क्या नाम है आपकी, जिस भी रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट करी है वो उस रिगार्डिंग कोई आपने केस करा ही नहीं, आपने केस ही कुछ और कर दिया है ना। तो ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा ना हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो कि हाँ भाई हमने केस किस पे करना है, तो वहां समझ जाएगी ये कुछ गड़बड़ घोटाला है, यहाँ पे ये सिर्फ पैसा कमाना चाह रहा है। ठीक है, कंपनसेशन शोड फ्रॉम द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज बियॉन्ड 20 लाख। अगर 20 लाख से ज्यादा का कंपनसेशन होगा तो वहां पे भी रिजेक्ट कर देगी। रिक्वायर कंसिडरेशन और इलेबोरेट डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस एंड द प्रोसीडिंग बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एजुकेशन ऑफ सच कंप्लेंट। तो यहां पे क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस है तो वो उसको वहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। द कंप्लेनेंट इज विदाउट एनी सफिशिएंट कोज। कंप्लेनेंट के पास क्या है, कोई भी सफिशिएंट कोज नहीं है कि हाँ भाई किस लिए मैं ये फाइल कर रहा हूँ केस, ठीक है, मुझे क्यों कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो तब भी कर सकते हैं। और कंप्लेनेंट क्या कहता है, दैट इट इज नॉट परस्यूड बाय द कंप्लेनेंट विद रीजनेबल डेलीजेंस। उसके पास कोई रीजनेबल डेलीजेंस नहीं है, वो बकवास कर रहा है, धक्के से आके कंप्लेंट कर रहा है, इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तब भी कर सकते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन देयर इज नो लॉस और डैमेज और इनकन्वीनियंस कोज टू द कंप्लेनेंट। तो क्या होगा, उसको कोई कोज नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ और धक्के से आके बस लगा ही हुआ कि हाँ जी मैं तो करो करो करो, ठीक है, तो इसलिए भी कर सकता है। मान लो मैंने बताया कि बैंक के मैनेजर के पास पहले कंप्लेंट करनी चाहिए थे, लेकिन तब भी नहीं किया उसने कंप्लेंट, और डायरेक्ट जाके वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कर दे रहा है, तो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब अभी अभी मतलब ये लगा लो कि केस चल रहा है, अभी कहीं पे केस ना चल रहा है उसका, और केस चलते हुए वो दोबारा से बैंकिंग ओम्बड्समैन में कर देता है। हाई कोर्ट में मान लो केस चल रहा है और वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कर देता है, तो वो बैंकिंग वाले कहेंगे भैया आप जाओ वहीं से लड़ लो, हम इस पे फैसला नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी ये चल रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं अगर 1 साल में आप कंप्लेंट करते हो ठीक है, नहीं तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बैंक को बदनाम करने के लिए हो गया। और हाँ, अगर एक कंप्लेंट पे पहले पास्ट में कोई भी सॉल्यूशन दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो क्या होगा, उस पे दोबारा से सॉल्यूशन कोई भी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इन दौरान में आपका जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट हैपेंस इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटल्ड बाय एनी एग्रीमेंट। इफ ए कंप्लेंट इज नॉट सेटल्ड बाय एन एग्रीमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ में कहता है द बैंकिंग ओम्बड्समैन प्रोसीड करता है कैसे, फर्दर टू पास एन अवार्ड। बिफोर पासिंग एन अवार्ड द बैंकिंग ओम्बड्समैन प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा किसको किसको, कंप्लेनेंट को और बैंक को। तो कोई भी अवार्ड देने से पहले, कोई भी कंपनसेशन देने से पहले बैंक वाले को भी और कंप्लेनेंट को भी आमने सामने बिठाएंगे, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि हाँ भाई आप अपनी बात रख लो, और वो उसको भी कहेंगे हाँ भाई आप भी अपनी बात रख लो, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। ऐसा ना होगा कि कंप्लेंट कर दी और कस्टमर के जो है वो फेवर में ही कर दिया जो केस था, रिजल्ट था, लेकिन बैंक वाले को बेचारे को बोलने का ही मौका नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होगा, बैंक वाले की भी बारी आएगी बोलने की और कस्टमर की भी बारी आएगी बोलने की। ठीक है, इट इज अप टू द कंप्लेनेंट टू एक्सेप्ट द अवार्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और टू रिजेक्ट इट। तो वो किस पे होगा, कंप्लेनेंट पे होगा, कस्टमर पे होगा कि हाँ भाई जितना भी कंपनसेशन या अवार्ड दिया गया है उतना मैं एक्सेप्ट कर लूँ या उसे रिजेक्ट कर लूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इज देयर एनी फर्दर रिसोर्स अवेलेबल इफ वन रिजेक्ट द बैंकिंग ओम्बड्समैन डिसीजन। तो क्या कहेंगे, हाँ जी है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन अवार्ड इशूड अंडर क्लोज 12 और द डिसीजन ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन रिजेक्टिंग द कंप्लेंट फॉर द रीजन स्पेसिफाइड अंडर किसमें, सब क्लोज डी और जी में जो दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग ऑफ क्लोज 13 के ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006
कैन अप्रोच द एपिलेट अथॉरिटी। जैसे क्या होता है, हाई कोर्ट में आप केस नहीं जीते, ठीक है, आपको या तो आप जो हार भी गए तो आपके पास ऐसा मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है उनके सॉल्यूशन, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे ही क्या होता है कि अगर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर आपका कोई केस गया और आप उसके रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, एपिलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो एपिलेट अथॉरिटी इज वेस्टेड विद द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो यहां पे कौन बैठेगा, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई बैठेगा। अदर रिसोर्सेज और रेमेडीज अवेलेबल टू हिम और हर एज पर द लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। तो किसके रिगार्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। द बैंक ऑल्सो हैज द ऑप्शन टू फाइल एन अपील बिफोर द एपिलेट अथॉरिटी अंडर द स्कीम। तो बैंक भी एपिलेट अथॉरिटी में, बैंक अगर हार जाता है केस, तो बैंक भी जाके कंपनसेशन ना पे करके पहले कहाँ जाएगा, एपिलेट अथॉरिटी में जाएगा और वहाँ पे केस कर सकता है, वहाँ पे उस कस्टमर के अगेंस्ट में केस कर सकता है और वहाँ से रिजल्ट निकलवा सकता है, ठीक है। इसके आगे लेकिन कहीं नहीं जा सकता। फिर बात करते हैं, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील। क्या टाइम लिमिट है, हाँ जी है। हमने पहले देखा कि 1 मंथ का टाइम हम लोग देंगे, ठीक है। वन कैन फाइल द अपील अगेंस्ट द, अपील की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे भी 1 मंथ है, यहाँ पे भी 1 मंथ है। कितना, अपील, अपील कहाँ पे, एपिलेट अथॉरिटी में। हमने बात करी ना, एपिलेट अथॉरिटी में हम जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं, अपील अगेंस्ट द अवार्ड और डिसीजन ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन रिजेक्टिंग द कंप्लेंट विद इन 30 डेज। तो विद इन 30 डेज में कब से, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड, जब अवार्ड की डेट दी गई थी तब से द एपिलेट अथॉरिटी में, इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट एंड सफिशिएंट कोज फॉर नॉट मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर अपील विद इन टाइम, ऑल्सो अलाउ ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तो 30 डेज का आपको टाइम मिलेगा, विद इन 30 डेज आपको क्या होगा, अपील करनी होगी। लेकिन अगर मान लो आप कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई बहुत बड़ी, ठीक है, और आप अपील नहीं कर सकते, तो आपके पास सफिशिएंट कोज हुआ और आप सफिशिएंट कोज शो कर उनसे क्या 30 दिन का जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड और मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या है, हाउ डज द एपिलेट अथॉरिटी डील विद द अपील, ठीक है। तो एपिलेट अथॉरिटी कैसे डील करेगी इनके साथ, द एपिलेट अथॉरिटी में डिसमिस द अपील, डिसमिस कर सकती है, अलाउ भी कर सकती है अपील को, और सेट असाइड द अवार्ड, और अवार्ड देने के लिए वो सेट असाइड भी कर सकती है। फिर है सेंड द मैटर टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर फ्रेश डिस्पोजल। फ्रेश डिस्पोजल के लिए भी वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए को भेज सकती है, इन अकॉर्डेंस इन सच डायरेक्शन एज द एपिलेट अथॉरिटी में कंसीडर नेसेसरी और प्रॉपर। तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास वापस भी भेज सकते हैं कि हाँ जी एक बार दोबारा से इस केस की सुनवाई की जाए। मॉडिफाई कर सकती है अवार्ड को, मान लो पहले दिया था 5 लाख का अवार्ड, लेकिन उसको लगा कि यार ये तो 5 लाख बड़ा कम है, तो उसको दे देंगे मान लो 7 लाख। मान लो 5 लाख उसको लगा ज़्यादा, कहता है इतनी सी चीज़ के लिए तो इसको मिलने चाहिए सिर्फ 200 रुपये, तो 200 रुपये कंपनसेशन प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। मॉडिफाई कर सकता है अवार्ड को एंड पास सच डायरेक्शन एज मे बी नेसेसरी, जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, टू गिव इफेक्ट टू द मॉडिफाई अवार्ड। तो मॉडिफाई अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए जरूरी है वो स्टेप उठा सकता है। पास कर सकता है एनी अदर ऑर्डर, जो भी उसको फिट लगता है, जो भी उसको डीम्ड फिट लगता है, जो भी उसके नजरिए से सही चीजें सही हैं, वो वैसा ऑर्डर भी पास कर सकता है, ठीक। चलिए जी, आज का हुआ ये लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।